नमस्कार। सीईसी गुरुकुल व्याख्यान श्रृंखला, इसके अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी के प्रसिद्ध कवि, हिंदी के राष्ट्र कवि, जिन्हें महाकवि भी कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की प्रबंध रचनाओं पर। उन्होंने काव्य के रूप में जो भी सृजन किया वह मुक्तक और प्रबंध दो रूपों में हमारे समक्ष आता है। दिनकर बड़े कवि हैं, विराट कवि हैं। उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाओं के माध्यम से अपनी काव्य प्रतिभा का, अपने काव्य कौशल का परिचय न केवल हिंदी जगत को अपितु अखिल भारतीय स्तर पर जो भी साहित्य प्रेमी, काव्य प्रेमी हैं, उनको दिया है। दिनकर ने बहुत सी प्रबंध रचनाएं लिखी हैं और उन प्रबंध रचनाओं से उन्हें ख्याति भी विशेष रूप से प्राप्त हुई है। बात चाहे उर्वशी की हो, रश्मिरथी की हो, कुरुक्षेत्र की हो, और इसके अतिरिक्त जो रचनाएं हैं, प्रबंधत्व तो वहां भी है, लेकिन आकार में कुछ रचनाएं लघु आकार की हैं, कुछ बृहत आकार की हैं। जो महाकाव्यत्व गुण है वह भी उनकी प्रबंध रचनाओं में मिलता है। इसलिए जो भारतीय संस्कृति के आख्याता के रूप में और राष्ट्रीय चेतना के उन्नायक के रूप में हम दिनकर को याद करते हैं, दिनकर के साहित्य का आनंद लेते हैं, पठन पाठन करते हैं। उन्होंने हमारी परंपराओं का, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का जिस तरह से उद्घाटन किया है, जिस शैली और जिस पद्धति से व्याख्या की है, वह वास्तव में उनके ओजस्वी रूप की परिचायक है। इसीलिए उन्हें ओज का गायक भी कहा जाता है। ओज गुण कविता के महत्वपूर्ण गुणों में माना जाता है। हम जानते हैं प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, इसकी चर्चा होती है। इसलिए दिनकर आधुनिक हिंदी काव्य में, आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य और पद्य दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण लेखक के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। और जब हम आधुनिक हिंदी कविता की बात करते हैं तो छायावाद के बाद का जो दौर है, उसमें जो प्रबंध काव्यत्व सृजन की एक सशक्त परंपरा है, उसके एक उल्लेखनीय हस्ताक्षर के रूप में वो हमारे समक्ष आते हैं। कहा यह जाता है कि कविता क्या है, तो इस पर भी संस्कृत साहित्य से लेकर और आधुनिक युग तक संस्कृत के शास्त्रीय आचार्यों ने, हिंदी के समीक्षकों, आलोचकों ने, इतिहासविदों ने अपने अपने दृष्टि से, अनुभव से विचार किया। उनकी दृष्टि में काव्य वह वाक्य रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से परिपूर्ण हो जाता है, अर्थात जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाल दिया जाता है, उसे कविता कहते हैं। वास्तव में काव्य एक बहुत व्यापक अवधारणा है, एक विराट अवधारणा है। इसीलिए कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। प्रसिद्ध रसवादी आचार्य विश्वनाथ, संस्कृत के प्रकांड विद्वानों में उनकी गणना होती है। उन्होंने तो परिभाषा देते हुए लिखा भी, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। कोई भी वाक्य कविता नहीं बनता, कोई भी शब्द कविता नहीं बनता। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया शब्दार्थो सहितो काव्यम। केवल शब्द और अर्थ एक साथ हों तो काव्य होते हैं, लेकिन रमणीय अर्थ को प्रकट करने वाले, अगर
अर्थ ही रमणीय नहीं होगा, शब्दों में पाठक श्रोता उसमें रमण नहीं कर पाएगा, तो वह कविता कविता नहीं होगी। आचार्य विश्वनाथ ने उसमें और आगे बढ़कर रसात्मकम वाक्यम की बात की। वाक्य वह जो रस से युक्त हो, यानी रस ही जिसकी आत्मा हो, वही वाक्य कविता का अधिकारी होता है। इसलिए रस युक्त वाक्य को कविता मानकर उन्होंने काव्य में रस की महत्ता को रेखांकित किया, प्रतिपादित किया। पंडितराज जगन्नाथ ने रमणीयार्थो प्रतिपादकः शब्दः काव्यम ऐसा कहा। उन्होंने और स्पष्ट कर दिया कि जो अर्थ है शब्दों के भीतर निहित, क्योंकि कहा यह गया कि शब्द शरीर होता है और अर्थ उसकी आत्मा होती है। आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, व्यर्थ है, और शरीर के बिना आत्मा की सार्थकता प्रश्न चिन्हित होती है। इसलिए जो रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करे वह धर्म काव्य कहलाता है। तो सृजन धर्मिता में कविता की परिभाषा देते हुए संस्कृत के आचार्यों ने, आचार्य विश्वनाथ और आचार्य पंडित जगन्नाथ, उन्होंने अपने मंतव्य को स्पष्ट किया। हिंदी में प्रसिद्ध इतिहासविद, कोशकार और कवि रूप में भी जाने जाते हैं, लेकिन समीक्षक, निबंधकार, समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से पहला हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। वह यूं तो हिंदी कोश की भूमिका है, लेकिन फिर भी एक इतिहास ग्रंथ के रूप में स्वतंत्र पहचान उसने अपनी बनाई और आज भी उसे सर्वाधिक मान्यता और स्वीकृति मिलती है। उन्होंने कहा, जो उक्ति हृदय में कोई भाव जगा दे और उस वस्तु तथ्य की मार्मिक भावना में वह पाठक को, श्रोता को लीन कर दे, वही काव्य होता है। तो हृदय में भाव जागृत करे और उसके मर्म को, यानी पाठक और श्रोता के, दर्शक के मर्म को वह जागृत कर दे, उद्घाटित कर दे। महाकवि जयशंकर प्रसाद एक समीक्षक, एक समालोचनात्मक हस्ताक्षर के रूप में जब चिंतन करते हैं, काव्य कला और अन्य निबंध जैसे निबंधों से उनकी समीक्षा और आलोचना दृष्टि का भी बोध होता है। तो वो लिखते हैं, आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति ही काव्य है। आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति ही काव्य है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रसाद जी ने जिस तरह से चिंतन किया वह वास्तव में महत्वपूर्ण है। प्रसाद ने, क्योंकि बड़े कवि हैं, महाकवि हैं, कामायनी जैसा ग्रंथ उनकी लेखनी से प्रकट हुआ है, तो वो कविता के मर्म को बहुत गहराई और गहनता से समझ सकते हैं। इसलिए उन्होंने आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति को काव्य बताया और उसे बहुत ही सुंदर ढंग से रूप स्वरूप के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। शास्त्र में जब सैद्धांतिक विवेचन हुआ कविता का, तो काव्य के दो भेद किए गए, एक श्रव्य काव्य, एक दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जिसे हम सुन सकते हैं, जो कर्णेंद्रियों से आनंद प्रदान करता है, और दृश्य काव्य जिसका मंचन होता है, जिसे हम देख भी सकते हैं। इस तरह कविता को पढ़कर या सुनकर आनंद प्रदान करने वाला जो काव्य है वो श्रव्य काव्य है। और श्रव्य काव्य के भी फिर तीन भेद आचार्यों ने किए। एक प्रबंध काव्य। प्रबंध का अर्थ है जिसमें महाकाव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य ये सब शामिल रहते हैं। प्रबंध काव्य की अपनी एक विशिष्ट परिभाषा है, उसका अपना एक स्वरूप है, जिसमें कथा आद्योपांत
संबद्ध रहती है, जुड़ी रहती है, और क्रमशः विकास भी होता है, चारित्रिक चित्रण भी होता है। इस तरह श्रव्य काव्य का पहला भेद प्रबंध काव्य है, फिर मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य में हर छंद जो है वह स्वतंत्र होता है, उसका पूर्व और पश्च कोई संबंध कथा से, कथा की अन्विति से नहीं होता। उसे कहीं भी उठाकर रख दें तो वह उसी अर्थ में हमारे समक्ष आता है। इसी तरह चंपू काव्य, ये तीसरा एक रूप है श्रव्य काव्य का। प्रबंध काव्य उस रचना को कहा जाता है जिसकी कथा श्रृंखलाबद्ध होती है, जिसके छंदों का पूर्वापर संबंध निबद्ध रहता है, और इसीलिए प्रबंध काव्य को दो रूपों में देखा भी गया। पहला महाकाव्य, जिसे सर्गबद्ध रचना में, संस्कृत के आचार्यों ने जब महाकाव्य के रूप स्वरूप पर चिंतन किया तो उन्होंने बताया कि यह सर्गबद्ध होना चाहिए। इसलिए बहुत सारी हिंदी की रचनाएं प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, ये पद्धति संस्कृत में तो विद्यमान है ही, हमारे यहाँ भी कहीं अध्यायों में, कहीं सर्गों में उसे विभक्त किया गया, कहीं विलास नाम दिया गया, प्रथम विलास, द्वितीय विलास। इसी तरह सर्गबद्ध रचना महाकाव्य कहलाती है। यह एक स्थूल सा, मोटा सा लक्षण है। इसका इतिवृत्त ऐतिहासिक होना चाहिए और लोक प्रसिद्ध होना चाहिए, यानी उस महाकाव्यात्मक रचना की जो विषय वस्तु है वो किसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी होनी चाहिए। उसमें एक इतिहास बोध कवि को शामिल करना चाहिए ताकि वह उसे कालजयी बना सके, चिरस्मरणीय बना सके, और उसकी लोक प्रसिद्धि भी होनी चाहिए। उसके पात्रों को, उसकी घटनाओं को, जैसे प्रसाद ने कामायनी लिखा, जैसे प्रिय प्रवास लिखा हरिओद ने, जैसे साकेत लिखा मैथिली शरण गुप्त ने, तो ये जो, या रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा, हम देख सकते हैं केशवदास ने, जो रीतिकाल के कवि हैं, उन्होंने रामचंद्रिका जैसा महाकाव्य लिखा। अब ये रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा, जो सूफी काव्य परंपरा के प्रवर्तक कवि हैं, और पद्मावत की पृष्ठभूमि, ये चारों रचनाएं वो हैं जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ हमारे समक्ष आती हैं। इसका मतलब रचनाकार का जो बोध है वो इतिहास बोध भी होता है। खंड काव्य, जो कि उसका दूसरा पक्ष है, वह महाकाव्य के एक अंश का अनुसरण करने वाला पद समूह, उसे खंड काव्य कहा जाता है। तो महाकाव्य के किसी एक अंश का अनुसरण खंड काव्य के माध्यम से कवि करता है। बहुत से कवियों ने, दिनकर ने भी खंड काव्य प्रस्तुत किए, जैसे मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना पंचवटी है, जैसे मैथिली शरण गुप्त की ही दूसरी प्रसिद्ध रचना जयद्रथ वध है। हम देख सकते हैं कि इतिहास से इनका संबंध है। नरोत्तम दास की सुदामा चरित है। इसी तरह रामनरेश त्रिपाठी की पथिक रचना है, और हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की, तो बहुत सी रचनाएं इस तरह की हम देख सकते हैं। मुक्तक काव्य में एक अनुभूति, एक भाव, एक कल्पना का चित्रण होता है, इसलिए उसके दो भेद किए, पाठ्य मुक्तक यानी जिसे पढ़ा जा सके, और गेय मुक्तक जिसे गाकर प्रस्तुत किया जा सके। पाठ्य जो मुक्तक होते हैं पठनीय, उनमें विषय की प्रधानता होती है, उनमें प्रसंगानुसार भावानुभूति, कल्पना आदि का सम्मिश्रण होता है, और किसी विचार या रीति का सम्यक चित्रण भी होता है। जो गेय मुक्तक होते हैं उन्हें गीति या प्रगीति काव्य के अंतर्गत की श्रेणी में भी रखा जाता है। इसमें भाव प्रवणता, भावों का उद्वेग होता है, प्राबल्य होता है, सौंदर्य बोध आवश्यक गुण होता है, अभिव्यक्ति की संक्षिप्त प्रस्तुति होती है, और लयात्मकता का प्राधान्य वह भी गेय मुक्तक में रहता है। तो जो वो मुक्तक जिन्हें गाकर प्रस्तुत किया जा सके, ये उसकी विशेषता है। चंपू काव्य में
जो कि गद्य और पद्य का मिश्रित रूप होता है, कहीं गद्य कहीं पद्य, इसको चंपू काव्य कहते हैं। जैसे नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट का, सोमदेव सूरी का यश तिलक, भोजराज का चंपू रामायण और नीलकंठ चंपू नीलकंठ दीक्षित का, चंपू भारत उन्नत कवि का, ये सब। तो ये जो सैद्धांतिक विवेचन है, यह इस बात का द्योतक है कि विधिवत काव्य सृजन, काव्य के अर्थ, लक्षण, स्वरूप, इस पर विवेचन करते हुए उसके भेद उपभेद आदि की चर्चा भी शास्त्रकारों ने की है। अब रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी बहुत सारी रचनाएं हमारे सामने आती हैं, उनको हम बारदोली, विजय संदेश और इसी तरह प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छाह, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, मिर्च का मजा, रश्मि रथी, दिल्ली पर भी पूरी एक स्वतंत्र रचना उन्होंने लिखी है, उसके उद्भव और विकास पर, उसके इतिहास पर, कब कब दिल्ली राजधानी बनी, किस किस ने दिल्ली को जीता, विजय प्राप्त की, पराजित किया, आदि आदि। नीम के पत्ते, नील कुसुम, सूरज का ब्याह, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और शंख, नए सुभाषित, लोकप्रिय कवि दिनकर, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, कोयला और कवित्व, दिनकर की सूक्तियां और हारे को हरिनाम, रश्मिलोक, उर्वशी, इस तरह से बहुत सी रचनाएं दिनकर की हमारे समक्ष आती हैं। और जितने सफल कवि हैं दिनकर, उतने ही सफल गद्यकार भी हैं। उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में और इतिहास बोध की दृष्टि से संस्कृति के 4 अध्याय, जो उन्हें पुरस्कृत भी कराती है, सम्मानित भी कराती है, बहुत दुर्लभ, पूरे भारत का इतिहास एक तरह से हम उसमें देख सकते हैं। तो मिट्टी की ओर गद्य रचनाओं में अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता और संस्कृति के 4 अध्याय, उजली आग, देश विदेश, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिलीशरण, ये उनके आलोचना परख ग्रंथों में एक बहुत ही सुघड़ आलोचक के रूप में वो हमारे समक्ष आते हैं। वेणु, वन और धर्म, नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, लोकदेव नेहरू, शुद्ध कविता की खोज, साहित्यमुखी, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी, हे राम, संस्मरण और श्रद्धांजलि, भारतीय एकता, मेरी यात्राएं, दिनकर की डायरी, चेतना की शिला, विवाह की मुसीबतें, आधुनिक बोध, बहुत सी रचनाएं उनकी हमारे समक्ष आती हैं। तो हम देख सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर एक विराट सृजनधर्मी व्यक्तित्व है। उन्होंने अपने जीवन में निरंतर लेखनी चलाई और काव्य और गद्य दोनों रूपों में दुर्लभ स्मरणीय रचनाएं हमारे समक्ष प्रस्तुत की। अब दिनकर की जो प्रबंध रचनाएं हैं, उनमें पहली सर्वाधिक प्रसिद्ध, लोकप्रिय और कंठस्थ, लोगों को पूरी की पूरी रचना भी कंठस्थ है, ऐसी सुंदर रचना, महाभारत की पृष्ठभूमि पर तैयार ये रचना कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र एक प्रबंध काव्य है जो सन 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, यानी आजादी से पहले की प्रकाशित रचना है। और इसमें युद्ध की समस्या को दिनकर ने उद्घाटित किया है। युद्ध क्या है, क्यों है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कब होना चाहिए, आदि आदि, ये तमाम वो बिंदु हैं जिनकी ओर उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है। कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य का जो प्रारंभ है वो 41 में हुआ, लेकिन उसकी पूर्णता यानी सृजन धर्मिता संपन्न हुई 1946 में जाकर। महाभारत के युद्ध का आधार लेकर और युद्ध की ज्वलंत समस्या को केंद्र में रखकर कुरुक्षेत्र में
एक प्रबंध काव्य के रूप में दिनकर इस वैश्विक समस्या पर विचार करते हैं। तब तक 2 विश्व युद्ध दुनिया देख चुकी थी, भारत भी उसका सामना कर चुका था, इसलिए युद्ध के जो सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष हैं उन पर विचार वो बड़ी गंभीरता से करते हैं। वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसने लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है। जो आप तो लड़ता नहीं करवा किशोरों को, मगर आश्वस्त होकर सोचता, शोषित वहां लेकिन गई बच लाज सारे देश की। अब देख सकते हैं कि युद्ध करने वाला कौन है, युद्ध करवाने वाला कौन है, इस पूरी जो नीति को वो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी, भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी हमारे समक्ष रेखांकित करते हुए, उजागर करते हुए चलते हैं। इसलिए युधिष्ठिर और भीष्म के माध्यम से कवि ने विश्व की चिरंतन समस्या के विषय को 2 अलग अलग नजरियों से, दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया है। एक संसार में अन्याय का प्रतिकार अहिंसा, प्रेम, क्षमा, इससे करना चाहता है, और दूसरा ईंट का जवाब पत्थर से, युद्ध का उत्तर युद्ध से देना चाहता है। हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, हर युद्ध से पहले मनुज है सोचता, क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है, अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गरल में द्रोह का। इस तरह दिनकर स्वयं इस बात को रेखांकित करते हैं, लिखते हैं। कुरुक्षेत्र की रचना जो जब उन्होंने रचना की तो उसके आधार पर, अनुकरण पर नहीं हुई, वह किसी कृति की, किसी पूर्व रचना या घटना की अनुकृति पर नहीं। महाभारत को दोहराना मेरा उद्देश्य नहीं, मुझे तो कुछ भी कहना था वह युधिष्ठिर और भीष्म प्रसंग उठाए बिना कहा जा सकता था, किंतु जब रचना शायद प्रबंध के रूप में नहीं उतर पा रही थी, मुक्तक बनकर रह जाती, इसलिए वो कहते हैं कि मैंने इस कथा के आधार को चुना। इस तरह दूसरे महायुद्ध में भीषण नरसंहार और असीमित विनाश को देखकर कवि दिनकर की आत्मा कांप उठती है। इसलिए कवि ने युद्ध की उत्प्रेरक प्रवृत्तियों और मूलभूत कारणों के महान चिंतन मनन के बाद इस तरह की दुर्लभ रचना 7 सर्गों में निबद्ध की और उसे एक विचारात्मक प्रबंध काव्य बनाकर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। तो मित्रों, देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रचना है और प्रबंध काव्य के रूप में उसकी महत्ता को हम स्वीकार करते हैं। इस पर आगे चलकर हम फिर विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी यहीं विराम देते हैं। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।